बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। हम आशा करते हैं कि साल दर साल कृषि दर्शन के तहत जिस तरह की जानकारियां हम अपने किसान भाई बहनों के लिए लेकर आ रहे हैं, उनसे आप सभी बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे। तो इसी तरीके से आगे भी हम आपसे कृषि संबंधित जानकारियां साझा करते रहेंगे। हम 3 सेगमेंट्स में कृषि दर्शन के दौरान बात करेंगे। विज्ञान और किसान की बात करेंगे, कृषि स्टार्टअप्स की बात करेंगे और साथ ही बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। कोरोना ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। खास तौर से कारोबार की अगर बात करें तो वो लगभग पूरी तरीके से ठप होने के कगार पर है या बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर देखा गया है। तो ऐसे में एक जो चीज़ जो सहारा बनी वो है खेती और कृषि। ऐसे में बहुत सारे बेरोजगार खेती कार्यों को अपना रहे हैं और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको आसान भी बना रहे हैं। ऐसी ही कहानी मणिपुर से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर खीरे की खेती कई बेरोजगार युवाओं के लिए सहारा बनी है। बात 17 फरवरी 2020 की है। उस वक्त तक हमारे देश में कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। मणिपुर में उतलोक कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ बेरोजगार युवक प्रशिक्षण के लिए जमा थे। ये लोग लीमाराम गांव के रहने वाले थे और इनकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान रही होगी। प्रशिक्षण का विषय था संरक्षित वातावरण में उच्च मूल्य वाली सब्जियां उगाना। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फसल उगाना संरक्षित खेती कहलाती है। उच्च मूल्य 2 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो ऐसी सब्जियां उगाकर जिनका बाजार भाव वास्तव में अधिक हो, और दूसरे बेमौसमी सब्जियां उगाकर। प्रशिक्षण के दौरान युवकों को खुले और संरक्षित वातावरण में फसल उगाने के वैज्ञानिक तरीके बताए गए। प्रशिक्षण के बाद युवकों को लगा कि खुले वातावरण में उच्च मूल्य की वाणिज्यिक सब्जियां उगाना बेहतर रहेगा। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि पॉली हाउस लगाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और कुछ औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती हैं, यानी इसमें खासा समय भी लग सकता था। तभी लॉकडाउन शुरू हो गया और कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ गई। अच्छी बात ये रही कि सरकार ने कृषि को लॉकडाउन से लगभग अलग रखा और कुछ जरूरी सावधानियों के साथ कृषि कार्यों को करते रहने की इजाजत दे दी। लीमाराम गांव के इन युवकों ने वैज्ञानिक तरीके से खीरे की ऑफ सीजन यानी बेमौसमी फसल उगाने का फैसला किया। आलमगीर 180 इसके लिए बेहतर किस्म थी। पहली बार में इन्होंने 1250 वर्ग मीटर जमीन पर खीरे की बुआई की। 31 जुलाई को आखिरकार बीज बो दिया गया। सितंबर आते आते फसल तैयार हो चुकी थी। 11 बार तुड़ाई करने के बाद 1865 किलो खीरा प्राप्त हुआ। ऑफ सीजन होने की वजह से खीरा 30 रुपए किलो के औसत भाव पर बिका, जिससे कुल आमदनी 55,950 रुपए हुई, जबकि लागत थी महज 11,200 रुपए। इस तरह शुद्ध लाभ 44,750 रुपए हुआ, यानी लागत का 4 गुना। अच्छी आमदनी हुई तो युवकों का हौसला बढ़ा। खीरे के बाद उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक के सहारे मटर, गोभी, ब्रॉडलीफ, टमाटर, ब्रोकली, सरसों और प्याज जैसी फसलें उगाई। बाजार में इन फसलों की अच्छी मांग थी। इन्हें बोने के पीछे यही एक बड़ी वजह रही। जाहिर है, ज्यादा फसलें उगाने के लिए क्षेत्रफल भी बढ़ाना पड़ा। पहली ही कोशिश में कामयाबी मिली तो आसपास के किसान भी प्रभावित हुए। अब वो भी वैज्ञानिक विधियों में दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ तक कि लीमाराम के ये युवक अब दूसरे बेरोजगारों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। बहरहाल जीवन चलने का नाम है। कोरोना के बाद भी जीवन चलता रहेगा। बस इंसानों को प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे कि लीमाराम गांव के युवकों ने किया।
और अब आपको बताते हैं कृषि कैलेंडर के बारे में। आज हम बैंगन की खेती के बारे में जो कामकाज किया जाना है, किस तरीके से खेती की जानी है, किन बातों का ख्याल रखना है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। यह समय बैंगन की फसल में रोग एवं कीटों की संभावना लेकर आता है। बैंगन में तना और फल छेदक कीट के आक्रमण के आसार रहते हैं। इस कीट की सुंडियां बैगन के फलों एवं पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इस कीट से फल की लगातार निगरानी करते रहें। फलों पर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नीम के बीज का रस 4% की दर से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करें। और अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की। जहां चाह वहां रहा। कहा जाता है कि जहां पर ईमानदारी से काम किया जाता है वहां पर सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमती है। ऐसे में जब संकट का दौर आया तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कुछ अलग करने की योजना बनाई और ऐसे में उत्तर प्रदेश के एक किसान रामशरण वर्मा, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। मिश्रित फसलों पर काम करके उन्होंने किस तरीके से न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि बाकी और किसानों के लिए भी एक तरह से वो प्रेरणा स्रोत बने हैं और यही वजह है कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के एक किसान हैं। गरीब परिवार होने के कारण रामशरण वर्मा की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत छोटी सी उम्र में वे अपने पिता को खेती में मदद करने लगे। उन्हें पिता से 6 एकड़ खेत विरासत में मिला। साल 1986 में रामशरण वर्मा ने खेती करनी शुरू की। वे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब राज्यों के दौरे पर गए और उन राज्यों में सफल ग्रामीण किसानों और खेती के विशेषज्ञों से बातचीत की। साथ ही खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा। अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने खेतों में केला, आलू, टमाटर और मेंथा की खेती की। इन्होंने खेती में फसल चक्र पद्धति को अपनाया जिससे इन्हें काफी लाभ और मुनाफा मिला। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने खेती में टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया और इसमें सफलता हासिल कर किसानों को नई तकनीक के प्रति जागरूक भी किया। रामशरण वर्मा वर्तमान में 150 एकड़ भूमि पर खेती की देखरेख करते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों का समर्थन करता है। वे देश के और आसपास के किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करते हैं। छोटे ग्रामीण भारतीय किसानों के लिए केला, टमाटर और आलू की पैदावार में सुधार के लिए उन्नत खेती की तकनीक शुरू करने के लिए उन्हें भारतीय मीडिया द्वारा ग्रामीण उच्च तकनीक वाला किसान कहा जाता है। इन्होंने खेती में अच्छी पैदावार हासिल करने के पीछे फसल चक्र पद्धति की बड़ी भूमिका बताई। इनके अनुसार फसल चक्र पद्धति में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कम होता है जिसके कारण उत्पादन 30% से तक बढ़ जाता है। साथ ही लागत में 20% तक की कमी आती है। इसलिए इनका मानना है कि किसानों को खेती में फसल चक्र पद्धति को जरूर अपनाना चाहिए। वर्ष 2012 में रामशरण वर्मा को सम्मानित करने के लिए एक समारोह में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें किसान जादूगर कहा। रामशरण वर्मा को वर्ष 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार और 2014 में राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार भी मिल चुका है।
रामशरण वर्मा ने अपने खेत को ही अपनी प्रयोगशाला बनाकर बहुत सारे प्रयोग भी किए और मुनाफा भी कमाया। कई प्रकार की फसल लगाकर उन्होंने अलग अलग प्रजातियां विकसित की। इनका मानना है कि पारंपरिक कृषि से अलग हटकर खेती में कुछ अलग किया जाए तो मुनाफा अधिक होगा, साथ ही किसानों की आय दोगुनी होने में मदद भी मिल सकेगी। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया की। वैज्ञानिक तरीके से पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे की जाती है, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ पानी की बचत कैसे की जा सकती है, उन्नत किस्म की तैयारी और साथ ही साथ वो कौन से तरीके हैं जिनको आप अपना कर न सिर्फ पानी की बचत कर सकते हैं बल्कि आपकी जो अपनी आय है उसको भी दोगुना अर्जित कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास बातचीत। आज हम बात करेंगे संरक्षित खेती पर। संरक्षित खेती की वो तकनीक है जिसमें हम फसलों को किसी संरक्षित ढांचे के अंदर उगाते हैं, जिससे कि हम उनको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो जैसे बढ़ा हुआ तापक्रम है, ज़्यादा ठंडक है, उनसे बचा सकें एवं कीट एवं बीमारियों से भी उनको किसी हद तक सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं और जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है वो ले पाते हैं। इसमें फसल की अवधि भी काफ़ी बढ़ जाती है और हम बेमौसमी फसलें भी उत्पन्न कर पाते हैं और ऐसा करके किसान भाई जो है वो अधिक लाभ पैदा कर पाते हैं। अब इसमें जो उगाई जाने वाली फसलें हैं वो मुख्यतः 3-4 तरह की होती हैं। जैसे इसमें हम टमाटर, चेरी टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च और बीज रहित खीरा, इनकी मुख्यतः खेती करते हैं। इसके अलावा जो बीज रहित बैंगन है और स्पेशलिटी मेलन्स हैं, जो खरबूजे हैं अलग तरह के, उनकी भी हम खेती इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो खरबूजे, तरबूज और करेला की खेती भी करते हैं, लेकिन उनमें परागण हाथ से करना पड़ता है। और जब हम शिमला मिर्च, टमाटर, चेरी टमाटर और जो बीज रहित खीरे की बात करते हैं तो इसके लिए अलग तरह की प्रजातियां होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर की खेती के लिए संरक्षित क्षेत्र में खेती के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा कुछ किस्में दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए जो संस्तुत की गई हैं, जिसमें हमारा एक संकर किस्म है टमाटर की पूसा रक्षित, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा पूसा संरक्षित 1, पूसा प्रोटेक्टेड 1 टमाटर की एक प्रजाति है, उसको ले सकते हैं। और चेरी टमाटर में पूसा चेरी 1 एवं पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो 2, ये 2 तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें पूसा चेरी 1 जो है वो गुच्छे में फलती है और चेरी टमाटर की प्रजाति है, लाल रंग का टमाटर होता है। जबकि पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर 2, ये जो है वो गोल्डन पीले रंग का होता है, सुनहरे पीले रंग का होता है। ये भी गोल किस्म है, गोल फलत आती है। आप पीछे देख सकते हैं कि दोनों किस्में आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा जो
पूसा संरक्षित वन किस्म है। ये हमारा जो रेगुलर टमाटर होता है उसकी एक प्रजाति है, आप उसको भी ले सकते हैं। और इन तीनों प्रजातियों का जो बीज है वो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी टमाटर की एक संरक्षित क्षेत्र में उगाने के लिए किस्म की सिफारिश की जाती है, वो पूसा रक्षित किस्म है। उसका भी जो बीज है वो हमारे यहाँ से प्राप्त हो सकता है। भारत में जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह जी ने जल को लेकर बहुत सारी अहम जानकारियां हैं जो हमारे और आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। क्या बता रहे हैं वो जल के बारे में, जल की संचय के बारे में, बचत के बारे में, आइए देखते हैं बातचीत। ये भारत देश, जिस देश के हर घर में गोबर की खाद बने, हर घर रखे अपना बीज, ग्राम सभा में हो फैसला कैसा होगा मेरा गांव। जब तक भारत का किसान अपने गांव को स्वावलंबी बनाने का काम करता था, तब तक भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र था। भारत की आत्मनिर्भरता बड़े उद्योग नहीं कर सकते, भारत की आत्मनिर्भरता तो किसान कर सकता है, क्योंकि वो गांव में रहता है। गांव की खाद, मिट्टी, हवा, पानी, इस सब को अपने पसीने से पोषित करके उत्पादन करता है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण जो किसानों की हालत बिगड़ी है, उस बिगड़ी हुई हालत में किसान क्या कहता है, अरे हमारी धरती को बुखार चढ़ गया, मौसम का मिजाज बिगड़ गया, अब बारिश का पता ही को नहीं आवेगी, को नहीं आवे। तो जो किसानी का कष्ट बढ़ता जा रहा है, इस कष्ट को यदि हम ठीक से देखें तो पानी की कमी के कारण भी बढ़ रहा है। और जब पानी की कमी होती है तो उसको पानी निकालने पर बहुत खर्च करना पड़ता है, उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं। फिर वो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स यूज करता है, तो उसकी खर्चे बढ़ते हैं, इनकम घटती है। तो फिर वो ये सोचता है कि मेरी जितना भी पैदा हुआ वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे दामों में बिके, और फिर सरकार उसके ऊंचे दामों में खरीदे नहीं, तो किसान का कष्ट बढ़ रहा है। इसलिए हम इतना ही कहते हैं कि भारत को पानीदार बनाना है तो धरती से कम जल निकाले और धरती के पेट का पुनर्भरण करें। जब हम धरती के पेट का पुनर्भरण करेंगे तो हमारी धरती माता पानीदार बनकर हमारे लिए सुख और समृद्धि हरियाली से लेके आएगी। जब हमारी धरती पर हरियाली आएगी तो भारत का किसान का जीवन सुखी और समृद्ध होगा। मैं तो कहता हूँ कि भारत की किसानी को WTO से बाहर करके भारत की किसानी में जो किसान इस एटमॉस्फेयर की जहरीली गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड को अपनी खेती के द्वारा ऑक्सीजन में बदलता है, उसको कहते हैं पारिस्थितिकी परिवर्तन। तो किसान की खेती से पारिस्थितिकी का परिवर्तन होता है, और उस पारिस्थितिकी परिवर्तन में वो इस वायुमंडल में हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। तो भारत के किसानों को उनकी हालत ठीक रखने के लिए उनकी खेती को पारिस्थितिकी मूल्यांकन से जो भारत की आर्थिकी है, उस आर्थिकी का भारत की खेती की परिस्थितिकी के साथ योग करना चाहिए। फिर कम पानी में कम खर्च करके पानी का अधिक उत्पादन जो करता हो उसको ज़्यादा कीमत देनी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कृषि ढांचे यानी अवसंरचना की, जिसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी वजह से न सिर्फ सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, बल्कि 1000 ऐसी मंडियां जिनको ई नाम से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को और ज़्यादा सहूलियत और फ़ायदा हो सके। क्या है ये अवसंरचना और कैसे किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं, आइए देखते हैं।
कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। और अब आपको बताते हैं उस ऐप के बारे में जो खास तौर पर किसानों के लिए लॉन्च किया गया है और उस ऐप के जरिए किसान भाई बहन जो भी जानकारियां हासिल करना चाहते हैं कृषि संबंधित वो तमाम जानकारी उस ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं इस ऐप के बारे में। कृषि ज्ञान मोबाइल ऐप ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारियां पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। ये किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। ये किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन, प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेती की फसलों और सब्जियों, साथ ही पशुचारे से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं। और किसान भाइयों अभी नजर डालते हैं आज की ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों ये था आज का कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हासिल हुई होंगी। अगली कड़ी में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।